पहले हम 6th एंड 7th क्लास की पॉलिटी कंप्लीट कर चुके हैं और आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं एंड मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलो कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट से अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। दिस इज चैप्टर नंबर 1 एंड द चैप्टर नेम इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, इसका एक एक्चुअल मीनिंग समझेंगे और फिर हम पढ़ेंगे व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। एक जो कंट्री है उसको कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है, तो इसकी जरूरतों के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए पहले तो इस वर्ड का मीनिंग समझते हैं अपने शब्दों में। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कोई बेसिक लॉ होना या फिर एक सेट ऑफ रूल बनाना, राइट। किसी भी कंट्री का, ऑर्गेनाइजेशन का या फिर किसी भी ग्रुप का अपना एक सेट ऑफ रूल होता है एंड कुछ अपने बेसिक लॉज होते हैं और जो ये रूल्स होते हैं और जो ये बेसिक लॉज होते हैं यही गाइड करते हैं कि किस तरीके से उस पर्टिकुलर कंट्री को या उस पर्टिकुलर ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशन को वर्क करना चाहिए। इसे कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ओके, अब चलिए यहाँ पर जो इन्होंने एग्जाम्पल दिया है उसको देख लेते हैं। इन्होंने बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दिया है, फुटबॉल के साथ इसको रिलेट करके आपको बताया है। अब जैसे कि ये जो गेम है फुटबॉल, इसके बारे में आपने सुना भी होगा और इनफैक्ट इसको खेला भी होगा। तो जैसे कि नाम से ही सजेस्ट होता है कि फुटबॉल दो वर्ड से मिलकर बना है ना, फुट एंड बॉल। तो जो ये गेम है ये प्लेयर की फीट से खेला जाता है, राइट। तो नाम में ही है ना फुट, तो ये प्लेयर की फीट से खेला जाता है, इसीलिए इसको फुटबॉल कहा जाता है। और इसके कुछ रूल्स भी होते हैं फुटबॉल के। तो फुटबॉल के रूल में एक रूल ये होता है कि अगर गोलकीपर के अलावा, मतलब गोलकीपर को छोड़कर जो भी प्लेयर्स हैं जब वो खेल रहे हैं, अगर उनकी आर्म्स पर ये बॉल टच हो जाती है तो उसे फाउल माना जाएगा। तो ये इनका अपना एक रूल है। तो इसी तरीके से हर एक गेम के रूल होते हैं। और अगर जो प्लेयर्स हैं वो फुटबॉल को अपनी हाथ में लेकर खड़े हुए हैं या फिर वो एक दूसरे को हाथ से पास आउट कर रहे हैं, एक दूसरे को हाथ से फेंक रहे हैं बॉल को, दैट मीन्स वो खेल नहीं रहे हैं उस टाइम पर। लेकिन जब वो खेल रहे होते हैं तब उनकी आर्म्स पर ये फुटबॉल टच नहीं होनी चाहिए। तो ये इनका एक अपना रूल है। और इसी तरीके से हॉकी है, क्रिकेट है, इन सभी के अपने कुछ रूल्स होते हैं और उस रूल के दायरे में रहकर प्लेयर्स खेलते हैं और उन रूल्स को फॉलो करते हैं। और एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि हर एक गेम का अगर अपना रूल होता है तो उससे क्या होता है कि हम गेम को डिफाइन कर पाते हैं और हम गेम के बीच में एक डिस्टिंग्विश कर पाते हैं कि किस तरीके से एक गेम दूसरे गेम से अलग है। जैसे कि अगर क्रिकेट की बात करें तो ये एक बैट के साथ खेला जाता है, अगर हॉकी की बात करें ये एक स्टिक के साथ खेली जाती है, और अगर फुटबॉल की बात करें तो ये प्लेयर के फीट से खेली जाती है। एंड इनके अपने अपने अलग अलग रूल्स भी होते हैं कि कब फाउल माना जाएगा, कब जो प्लेयर है वो आउट होगा। तो ऐसे ही जैसे गेम में कुछ रूल बने हुए हैं, इसी तरीके से हमारी सोसाइटी में भी रूल हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अब जैसे कि जो हमने ये रूल्स पढ़े हैं ये होते हैं गेम के फंडामेंटल, और इन्हीं गेम के फंडामेंटल को, फंडामेंटल समझ गए आप, जो हमने अभी बेसिक रूल पढ़े हैं, इनको गेम का फंडामेंटल कहा जाता है कि इस तरीके से इस दायरे में रहकर खेलना होगा प्लेयर्स को। तो इसको गेम के कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स कहा जाता है। उसी तरीके से जो हमारी सोसाइटी है इसके भी कुछ कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स होते हैं और हर सोसाइटी के अपने अपने कॉन्स्टिट्यूटिव रूल होते हैं। तो इसी वजह से हम हर सोसाइटी को एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जिस तरीके से हम गेम को डिफरेंशिएट कर सकते हैं उसी तरीके से सोसाइटी के अलग अलग रूल्स होते हैं। तो हम सोसाइटी में भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर सोसाइटी के क्या कॉन्स्टिट्यूटिव रूल है और दूसरी पर्टिकुलर सोसाइटी के कौन से रूल्स हैं। ओके, अगर हम लार्ज सोसाइटी की बात करें तो लार्ज सोसाइटी में डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग एक साथ रहते हैं। डिफरेंट कम्युनिटीज का मतलब क्या है, जैसे सबकी भाषाएं अलग हैं, कल्चर अलग है, पहनावा अलग है, खाने पीने का तरीका अलग है, कास्ट डिफरेंट है, लेकिन फिर भी वो डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग इस सोसाइटी में एक साथ रहते हैं। क्यों रहते हैं वो? क्योंकि उनके लिए जो रूल्स बनाए जाते हैं वो उनकी बेसिक नीड को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं और कंसेंसस तरीके से बनाए जाते हैं जिसमें आपसी सहमति होती है लोगों की। अगर हम मॉडर्न कंट्रीज की बात करें तो जो ये कंसेंसस है ये रिटन फॉर्म में होता है। रिटन मतलब लिखित फॉर्म में होता है
और जो रिटन डॉक्यूमेंट होता है ना, जिसमें रूल्स ऐसे लिखे गए हैं, उसे कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन जो है, यह आपके एमसीक्यू फॉर्म में पूछा जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा लिखित डॉक्यूमेंट होता है जो रिटन में होता है, जिसमें रूल्स बताए जाते हैं, रूल्स लिखे जाते हैं। लेकिन ये रूल्स ऐसे नहीं होते कि जिसमें आपको डिक्टेटोरियल दिखे। इसके अंदर सभी लोगों के बेसिक नीड्स को ध्यान में रखा जाता है, लोगों की एस्पिरेशंस को ध्यान में रखा जाता है, और ये रिटन डॉक्यूमेंट को कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में समझाऊं, तो जिस तरीके से एक गेम में हमने देखा कि गेम के अपने अपने रूल होते हैं, उसी तरीके से सोसाइटी में भी अपने अपने रूल होते हैं, और उसी तरीके से जो कंट्रीज हैं, मॉडर्न कंट्रीज, इनके भी अपने कुछ रूल हैं। लेकिन जो ये रूल होते हैं, ये रिटन डॉक्यूमेंट में लिखे हुए होते हैं, और जो ये रिटन डॉक्यूमेंट में ऐसे रूल लिखे होते हैं, उनको कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन। वैसे तो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में 6th एंड 7th क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा एडवांस पढ़ेंगे। हम ये पढ़ेंगे कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ी, और ये लिखित में जो लिखा गया, इसको रिटन डॉक्यूमेंट में जो डाला गया, वो क्यों डाला गया, उसकी भी जरूरत क्यों पड़ी, और किसने ये रिटन में लिखा था। इसके कुछ इश्यूज देखेंगे और कुछ की फीचर्स भी देखेंगे। नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, कि एक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है। अब यहाँ पर इसके आंसर में हम पढ़ेंगे कि इसकी नीड क्यों है, प्लस कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से सेवरल पर्पस सर्व करता है कंट्री को। दैट मीन्स कि कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से कंट्री को हेल्प करता है। ओके, अब यहाँ पर जो ये पिक है, उसी को यहाँ पर इलेबोरेट किया है साइड में, उसको हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले ये पैराग्राफ करना जरूरी है, जिसमें ये पता चलेगा हमें कि किस तरीके से किसी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत होती है, और कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से कंट्री को हेल्प करता है प्रोग्रेस करने में। टुडे मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मोस्ट कंट्रीज, नॉट अबाउट ऑल कंट्रीज। तो हम यहाँ पर अधिकतर कंट्रीज की बात कर रहे हैं। तो जो अधिकतर कंट्रीज हैं, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया हुआ है। दैट मीन्स मोस्ट कंट्रीज, डेमोक्रेटिक कंट्री भी हो सकती है, उसमें नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री भी हो सकती हैं। तो कहने का मतलब है डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक दोनों ही कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर सकती हैं। लेकिन सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करना ही ये नहीं कहलाता कि वो जो पर्टिकुलर कंट्री है वो डेमोक्रेटिक कंट्री हो गई, बल्कि प्रोविजन से पता चलता है कि वो कंट्री डेमोक्रेटिक है या नहीं है। While all democratic countries are likely to have a constitution, सभी डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो हैं उन्होंने अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अडॉप्ट किया हुआ है, अपने बेसिक लॉज वगैरह, प्रोविजंस वगैरह इस तरीके से अडॉप्ट किए हुए हैं कि जो डेमोक्रेसी शो करते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है जो सभी कंट्रीज हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया है वो सारी कंट्रीज डेमोक्रेटिक कंट्री हो गई। दैट मीन्स नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री भी कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर सकती है, लेकिन डिफरेंसेस होता है प्रोविजंस में। प्रोविजन से पता चलता है कौन सी कंट्री डेमोक्रेटिक है, कौन सी कंट्री नॉन डेमोक्रेटिक है। जैसे कि अगर हम देखिए इंडिया की बात करें, हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पर हमारा जो एक मेन फंडामेंटल है दैट इज इक्वालिटी, है ना। तो ये कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि ये जो पर्टिकुलर कंट्री है ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। और अगर हम नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करें तो हम चाइना की बात कर सकते हैं। वहां पर आप देखेंगे कि उनके पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन है खुद का, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने अडॉप्ट किया। दैट डजंट मीन कि वो कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री हो गई, नो, क्योंकि उनके जो प्रोविजंस हैं उसमें डेमोक्रेसी कहीं नहीं है। वो एक सिंगल पार्टी है, सिंगल पावर है, तो वहां पर डेमोक्रेसी कहीं नहीं है। इसी वजह से जो चाइना है दैट इज नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री, ऑल्दो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया हुआ है, बट जो प्रोविजंस है वो नॉन डेमोक्रेटिक है। तो यहां पर आप मेरी बात आप समझ गए कि कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी कंट्री अडॉप्ट कर सकती है, बट दैट डजंट मीन कि जिस भी कंट्री ने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया वो डेमोक्रेटिक कंट्री हो गई। नो, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करना ही डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहलाता, वो डिपेंड करता है प्रोविजंस पर। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेवरल पर्पस को सॉल्व करते हैं। सेवरल पर्पस में हमें ये पता चलेगा कि किस तरीके से कंट्री को हेल्प होती है। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट ये है, इट लेज आउट सर्टेन आइडियल्स दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ कंट्री दैट वी एज अ सिटीजन एस्पायर्स टू लिव इन। अब इस सेंटेंस को एक बार ब्रेक डाउन करके पढ़ते हैं। इट लेज आउट सर्टेन आइडियल्स। देखिए, आइडियल्स का मीनिंग होता है प्रिंसिपल या फिर गोल्स परफेक्ट फॉर्म में होना।
और लेज आउट का मतलब होता है किसी चीज का नक्शा बना देना, जैसे कि बिल्डिंग है, बिल्डिंग का नक्शा पहले बनाया जाता है ना, स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, तो उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये सर्टेन आइडियल्स को, दैट मीन सर्टेन गोल या फिर प्रिंसिपल्स का एक लेआउट तैयार करता है, और उसके लेआउट के तैयार होने से, स्ट्रक्चर के तैयार होने के बाद हमारी कंट्री का एक आधार बनता है। आधार समझ गए, एक फाउंडेशन तैयार होती है, एक बेसिस तैयार होता है, और ऐसी कंट्री तैयार होती है जिसमें हम एज अ सिटीजन एस्पायर टू लिव इन, मतलब हम एज अ सिटीजन जिसमें रहना चाहते हैं। हमारी भी तो एस्पिरेशंस होती है ना कि हम किस तरीके की कंट्री में रहना चाहते हैं, हमारी कंट्री ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए। तो हमारी जो बेसिक नीड्स हैं उनको ध्यान में रख कर कॉन्स्टिट्यूशन में और सर्टेन आइडियाज जो है वो तैयार किए जाते हैं, जिससे हमारी कंट्री का एक आधार तैयार होता है और जिस कंट्री में हम एज अ सिटीजन रहना पसंद भी करते हैं। ओके, या आप इसे सिंपल वर्ड में ये कह सकते हो कि जो सोसाइटी का नेचर है वो पता चलता है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। नेचर जैसे कि यहाँ पर इक्वालिटी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, तो इस तरीके के जो नेचर है वो पता चलते हैं, और इसी तरीके से जो प्रोविजंस तैयार किए जाते हैं एक सोसाइटी दूसरी सोसाइटी से डिफरेंशिएट करती है, क्योंकि सबके अपने रूल्स और जो फंडामेंटल लॉज हैं वो अलग होते हैं। अगर हम यूजुअली कंट्री की बात करें तो कंट्री में डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग रहते हैं और सबके अपने अपने सर्टेन बिलीफ भी होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक साथ रह रहे हैं तो हर एक इशू पर वो एग्री करें। तो यहाँ पर बड़ा ही कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। अगर देखिए, अगर लॉज वगैरह नहीं होंगे, रूल्स नहीं होंगे, तो सबके अपने अपने व्यूज हैं, अपने अपने ओपिनियन हैं, लोग तो फिर एक दूसरे के साथ या तो लड़ाई करने लग जाएंगे या मारने पीटने लग जाएंगे। तो इसी वजह से यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बहुत काम आता है, लोगों के बीच में हार्मनी और जो पीस है वो सेटल कर देता है। कैसे? लोगों की जो डिफरेंट ओपिनियन है उनको ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, कुछ ऐसे प्रिंसिपल तैयार करता है जिससे सभी की बेसिक नीड को पूरा किया जाता है। ओके, तो जैसे कि कंट्री में डिफरेंट कम्युनिटीज के जो लोग रहते हैं उनके लिए सभी की नीड को ध्यान में रखकर कुछ सेट ऑफ रूल्स तैयार किए जाते हैं या कुछ प्रिंसिपल्स, सिद्धांत, फंडामेंटल्स ये सब तैयार किए जाते हैं, जिसमें जो भी ये जो प्रिंसिपल्स हैं या जो भी ये रूल्स हैं, ये जो तैयार किए जाते हैं ना, ये लोगों की एक तो नीड को ध्यान में रखकर किए जाते हैं, प्लस ये कंसेंसस तौर पर तैयार किए जाते हैं जिस पर सभी का एग्रीमेंट होता है और सभी को ये रूल्स फॉलो करने ही होते हैं। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बहुत काम आता है कि लोगों के डिफरेंट डिफरेंट व्यूज होते हैं, बट कॉन्स्टिट्यूशन के तहत लोग उसी तरीके से ढल जाते हैं, उसी स्ट्रक्चर में ढल जाते हैं, और फिर सबके जो ओपिनियन है वो मैच करें या ना करें, लेकिन सभी उन रूल को फॉलो जरूर करते हैं, जिससे क्या होता है कि लोगों के बीच में हार्मनी एंड पीस भी बना रहता है। और जो भी ये सेट ऑफ रूल्स हैं या जो प्रिंसिपल्स हैं ये सब तैयार किए जाते हैं कंसेंसस पर, जिसमें सभी लोग एग्री करते हैं। तो ये एक ऐसा आधार बन जाता है कंट्री का, जिस कंट्री में हम रहना चाहते हैं, जिस कंट्री में हम चाहते हैं कि किस तरीके से वो कंट्री गवर्न होनी चाहिए, दैट मीन्स किस तरीके से वो कंट्री वर्क करनी चाहिए। ओके, अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें टाइप ऑफ गवर्नमेंट तो बताया जाता है कि किस तरीके से गवर्नमेंट बनेगी, किस टाइप की गवर्नमेंट होगी, और अगर गवर्नमेंट ने गलत तरीके से काम किया तो उसे हटाया भी जा सकता है। तो ये सब चीजें तो कॉन्स्टिट्यूशन में पता चल जाती हैं। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन में जो सर्टेन आइडियल्स होते हैं, जो गोल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, उसमें लोगों का कंसेंसस होता है, एग्रीमेंट होता है, जिससे कि लोग एक बिलीव रखते हैं और अपनी कंट्री को सपोर्ट भी करते हैं। अब जो ऊपर हमारा पिक्चर के पास रह गया था, इसको एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है। In 1934, the Indian National Congress made the demand for a constituent assembly. In 1934, that was the period just before the Second World War, and at that time Indians were struggling a lot to get the freedom. तो हमारी एक मेन पॉलिटिकल पार्टी थी उस टाइम पर, जैसे कि आज के टाइम पर आप बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज को देखते हो, लेकिन एक मेन होती है ना उसमें से, तो ऐसी ही एक मेन पॉलिटिकल पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिन्होंने 1934 में ब्रिटिशर्स के आगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की थी। मतलब संविधान सभा का जो गठन होना था उसके गठन के लिए इन्होंने डिमांड की। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कुछ ऐसे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे हु वर रिस्पॉन्सिबल टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। हालांकि हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे। During the Second World War, this assertion for an independent constituent assembly formed only of Indians gained momentum and this was convened in 1946 December. अब देखिए हुआ ये था
कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होना था तो ब्रिटिशर्स ने इंडियंस की हेल्प मांगी, लेकिन इंडियंस ने इस चीज का फायदा उठाते हुए ये कहा, वी विल हेल्प यू इन विनिंग व्हेन यू वुड प्रोवाइड अस फ्रीडम। मतलब हम आपकी तभी हेल्प करेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब आप हमें फ्रीडम प्रोवाइड करेंगे। और उसी टाइम पर इंडियंस ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड कर दी। अब जब इंडियंस ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की तो उस टाइम पर ब्रिटिशर्स ने यह कहा था कि हम आपके साथ इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठेंगे, हमारे भी कुछ रिप्रेजेंटेटिव होंगे और आपके भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे, दोनों मिलकर कंबाइनली मिलकर आपके लिए रूल बनाएंगे, आपकी कंट्री के लिए रूल बनाएंगे। लेकिन उस टाइम पर जो इंडियंस थे उन्होंने एजर्शन दिया इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। यहाँ पर इंडिपेंडेंट का मतलब उन्होंने कहा कि हम इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सिर्फ और सिर्फ इंडियंस ही बैठाएंगे, यहाँ हमारे ही इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। तब इस बात पर ब्रिटिशर्स ने एग्री किया और 1946 में इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कन्वीन किया गया, मतलब बुलाया गया और इसको लिखा गया। So after this agreement between December 1946 and November 1949, the Constituent Assembly drafted a constitution for independent India। मतलब इस टाइम पीरियड के बीच में दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 के बीच का टाइम पीरियड जो है, इसमें जो वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए। जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हो, यहाँ पर हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू वो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको यहाँ पर वो एक कन्वीन कर रहे हैं, एक बैठक बुलाई गई है ना, इस बात पर डिस्कशन किया गया और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सब बैठे और इस चीज को कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए इस बात पर कुछ उन्होंने डिस्कशंस किया। और यहाँ पर ये इन लोगों को जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं वो इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को यहाँ पर एड्रेस कर रहे हैं। So the members of Constituent Assembly they took 3 years to draft the Constitution. Okay, 3 years हो गई ना 1946 से 1949. So at that time they made some basic laws, rules and set of rules and fundamental rights and all stuff like that, according to which our country is still governed. And the Constitution of India came into force on 26 January 1950 and since then the day is celebrated as Republic Day. मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को, और तब से हम इस दिन को एज अ रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर नेपाल की हिस्ट्री बताई गई है, किस तरीके से नेपाल पहले मोनार्की को फॉलो करता था और किस तरीके से डेमोक्रेसी वहां पर 2006 में सेटअप की गई। तो ये सब चीजें यहाँ पर एक स्टोरी, पूरी हिस्ट्री जो है वो बताई गई है और ये आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए है, प्लस ये हमारा नेबरहुड कंट्री है तो इसी वजह से इसके बारे में भी हमें पता होना जरूरी है। आज हम कर रहे हैं 8th क्लास की सिविक्स चैप्टर नंबर 1 और इसका सेकेंड पार्ट हम कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं। आज के सेकेंड पार्ट में हम नेपाल की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे एंड नेपाल में 2 कंट्रास्टिंग जो सिचुएशंस रही हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। 2 कंट्रास्टिंग सिचुएशन, जैसे कि किस तरीके से यहाँ पर नए कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, किस तरीके से यहाँ पर डेमोक्रेसी सेटअप हुई, किस तरीके से लोगों ने स्ट्रगल किया डेमोक्रेसी के लिए। तो ये सब चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और कंट्रास्टिंग का मतलब होता है अलग अलग सिचुएशन, बिल्कुल डिफरेंट जो सिचुएशंस रही हूँ। नेपाल हमारी नेबरहुड कंट्री है और ये नॉर्थ साइड से हमारे बॉर्डर पर टच होती है। एक बार मैं आपको इसको मैप में भी दिखा देती हूँ ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाए। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश एंड बिहार, इसके बिल्कुल ऊपर लाइक एडजेसेंट में नेपाल है एंड एक साइड उत्तराखंड एंड एक साइड सिक्किम है। तो ठीक है, ये बीच में नेपाल पड़ता है। अभी हमने मैप में देखा नेपाल कहाँ पर स्टैब्लिश है। अब आगे बढ़ते हैं। अंटिल क्वाइट रिसेंटली नेपाल वाज अ मोनार्की। जो नेपाल था ये एक मोनार्की कंट्री थी, अ कंट्री दैट इज गवर्न्ड बाय अ किंग और अ क्वीन। ओके, जहां पर किंग और क्वीन का रूल हुआ करता था। आज के टाइम पर तो वहां पर डेमोक्रेसी है, इवन दो जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है वो भी डेमोक्रेटिक हैं। अब आगे जो पैराग्राफ स्टार्ट होता है ये द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल से लेकर ये लास्ट तक, ये आपको तब समझ में आएगा जब ये साइड में लिखा हुआ जो बॉक्स है इसकी लाइन आप पढ़ेंगे और इसको समझेंगे कि इसमें क्या कहा गया है। तो मैं इसको एक बार जूम कर देती हूँ ताकि आप लोगों को ये समझ भी आ जाए। ओके, द कंट्री ऑफ नेपाल हैड विटनेस्ड सेवरल पीपल्स स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी। लोगों ने बहुत सारा स्ट्रगल किया डेमोक्रेसी के लिए, जैसे कि आप यहाँ पर इस पिक्चर में देख भी सकते हैं किस तरीके से लोगों के इमोशंस दिखाए गए हैं, एक स्ट्रगल दिखाया गया है, हाउ दे डिड एजिटेशन एंड स्लोगन्स ताकि वो डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करा सके।
नेक्स्ट है, देयर वॉज अ पीपल स्ट्रगल इन 1990 दैट स्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसी। 1990 में लोगों ने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया, तब जाकर वहां पर डेमोक्रेसी आई थी, एंड दैट लास्टेड फॉर 12 ईयर्स अंटिल 2002, जो कि 12 साल तक रही 2002 तक, लेकिन 2002 में फिर से वो डेमोक्रेसी उनसे छीन ली गई। अब ये किस टाइप की डेमोक्रेसी यहाँ पर स्टैब्लिश हुई थी उसको जानिए जरा। देखिए, जो ज्ञानेंद्र थे, इनके फादर, इससे पहले तो इनके फादर ही किंग थे, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को स्टैब्लिश किया था। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होता है जहां पर किंग भी होते हैं और डेमोक्रेसी भी होती है, तो इन्होंने यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को स्टैब्लिश किया हुआ था, जो 12 साल तक रही, 2002 तक। अब 2002 में क्या हुआ, जो ज्ञानेंद्र हैं वो किंग बन गए थे। तो जो किंग ज्ञानेंद्र थे ना, इन्होंने कहा, जो माओइस्ट हैं, जिसको हिंदी में माओवादी कहा जाता है, कि जो माओइस्ट है ना, ये अपराइज हो रहे हैं कंट्री साइड में, और इन्होंने ये जो चीजें हैं ये बहाना बनाकर आर्मी की असिस्टेंस ले ली, मतलब सेना की मदद ली, और इन्होंने उनकी मदद से गवर्नमेंट के जो बहुत सारे काम थे, डिफरेंट जो काम थे जहां पर गवर्नमेंट का रूल होता था, वो अपने कब्जे में ले लिया, वो अपने कंट्रोल में ले लिया, और ये इन्होंने किया आर्मी की हेल्प से, और जिसमें इन्होंने माओइस्ट का बहाना बनाया था। The king then finally took over as the head of government in February 2005. अब फरवरी 2005 में क्या हुआ कि जो राजा था उसका जो शासन था बिल्कुल पूरा, मतलब शासन उसके हाथ में आ गया था, सब कुछ उसने अपने हाथ में ले लिया था ज्ञानेंद्र ने 2005 में। अब जो पूरा शासन था वो किंग के हाथ में आ गया था। इन नवंबर 2005 Maoist joined other political parties to sign a 12-point agreement. जो माओइस्ट थे, माओइस्ट क्या थे, जैसे कि मैंने बताया कि दोज पीपल हु वर कमिटेड टू ह्यूमन राइट्स, ये ह्यूमन राइट के लिए लड़ते थे, है ना, उनके फ्रीडम के लिए लड़ते थे। तो इन्होंने क्या किया, मतलब डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी के साथ ये मिल गए और उन्होंने 12 पॉइंट एग्रीमेंट को साइन किया। अब आप सोच रहे होंगे ये 12 पॉइंट एग्रीमेंट है क्या। देखिए, इस एग्रीमेंट में कुछ ऐसे पॉइंट थे, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट थे जिसमें ये स्टेट किया गया कि जो डिक्टेटोरियल मोनार्की है किंग की, किंग ज्ञानेंद्र की, ये ना एक तरीके से नेपाल की प्रोग्रेस में हिंड्रेंस है, इम्पेडिमेंट है। इम्पेडिमेंट मतलब कि नेपाल की प्रोग्रेस ये होने नहीं दे रहे। तो कुछ ऐसे पॉइंट थे जो किंग ज्ञानेंद्र के अगेंस्ट थे और जिसको साइन किया गया, और जिसको साइन करने के बाद लोगों को ये लगा कि अब बहुत जल्दी हमारे देश में डेमोक्रेसी जो है वो सेटअप हो जाएगी और एक पीस एंड हार्मनी भी स्टैब्लिश हो जाएगी। In 2006, this People's Movement for Democracy began gaining immense force. लोग जो डेमोक्रेसी के लिए मूवमेंट करते आ रहे थे इतने सालों से, तो 2006 में इस मूवमेंट ने इमेंस फोर्स गेन कर लिया था। बहुत सारे लोग इनसे जुड़ गए थे, एक पीक पॉइंट आ गया था, एंड डू एंड डाई वाली सिचुएशन आ गई थी कि अब तो हम जो डेमोक्रेसी है वो लेकर रहेंगे। इट रेपिटेडली रिफ्यूज्ड द स्मॉल कंसेशंस दैट द किंग मेड, और जो किंग ने लोगों को स्मॉल कंसेशंस दिए हुए थे, लोगों ने वो भी लेने से मना कर दिए, वो भी रिफ्यूज कर दिए, नेग्लेक्ट कर दिए, क्योंकि लोगों को अब सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी चाहिए थी। एंड फाइनली 2006 अप्रैल में ये हुआ कि जो किंग है उसको थर्ड पार्लियामेंट जो है वो रिस्टोर करना पड़ा और पॉलिटिकल पार्टीज को गवर्नमेंट बनानी पड़ी। 2007 में नेपाल ने इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया। इंटरिम का मतलब होता है एक टेम्परेरी बेसिस पर कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करना। जब तक फाइनल काम ना हो जाए उससे पहले कुछ टेम्परेरी बेसिस पर कुछ चीज को अडॉप्ट कर लेना। तो कॉन्स्टिट्यूशन को टेम्परेरी बेसिस पर अडॉप्ट किया गया, लेकिन 2008 में वहां पर फाइनली डेमोक्रेसी जो है वो सेटअप हो गई थी। तो ये जो है ये सारी कहानी थी। अब आगे जैसे कि मैंने कहा कि हम इसी पैराग्राफ को आगे बढ़ाएंगे, तो हम वो पैराग्राफ पर लेकर चलते हैं। यहां से हम स्टार्ट करते हैं। The previous constitution of Nepal, which had been adopted in 1990, reflected the fact that the final authority rested with the king. जो प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन था नेपाल का, जो कि कब अडॉप्ट किया गया था 1990 में, उसमें क्या रिफ्लेक्शन डाला गया कि जो फाइनल अथॉरिटी होगी ना वो किंग के हाथ में होगी। मतलब अब रूल क्या करेंगे, वो किंग ही करेंगे। भले ही कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था, किंग भी था, डेमोक्रेसी भी थी, लेकिन जो फाइनल अथॉरिटी होगी वो किंग के ही हाथ में होगी। अब अगर जिसने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी उसमें मैंने आपको बताया था कि ये इस चीज से कोई भी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं हो जाती कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को
अडॉप्ट कर ली तो वो कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री हो गई। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करना ही डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहलाता, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री भी अडॉप्ट कर सकती है और डेमोक्रेटिक भी कर सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस होते हैं वो बताते हैं कि कौन सी कंट्री डेमोक्रेटिक है और कौन सी कंट्री नॉन डेमोक्रेटिक है। तो नेपाल में उस टाइम पर कॉन्स्टिट्यूशन तो अडॉप्ट कर लिया, लेकिन जो प्रोविजंस थे वो डेमोक्रेटिक नहीं थे, क्योंकि फाइनल अथॉरिटी किंग के ही हाथ में थी। A people's movement in Nepal fought for several decades to establish democracy। अब लोग जो थे उन्होंने डेकेड्स तक लड़ाइयाँ की, काफी सालों तक लड़ाइयाँ की डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश कराने के लिए। फाइनली 2006 में क्या हुआ कि जो किंग की पावर थी उसको फिनिश कर दिया गया, उसको एंड कर दिया गया, और हिंदी में जिसे कहते हैं बहाल कर दिया गया। नाउ द पीपल हैव टू राइट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन टू स्टैब्लिश नेपाल एज अ डेमोक्रेसी। अब देखिए, अब लोगों को नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखना था ताकि नेपाल को एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री सेटअप कर पाए। अब आप देखिए 1990 में ऑलरेडी इनके पास प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन था, लेकिन अब लोग चाहते थे कि नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाए हमारे नेपाल के लिए, क्योंकि जो प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन है अब वो नहीं चलेगा, क्योंकि प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन में सारी अथॉरिटी किंग के पास थी। प्लस और भी रीजंस थे कि वो नए कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहते थे, यहां पर रीजन दिया हुआ है। The reason that they don't want to continue with the previous constitution is because it does not reflect the ideals of the country they want Nepal to be and that they have fought for। जो citizens थे, एक तो वो चाहते थे जिस कंट्री में रहना वैसी कंट्री का मतलब एक होते ना एस्पिरेशंस, जो हमने लास्ट पेज पे पढ़ा था कि सिटीजन्स के अपने एस्पिरेशंस होते हैं, वो चाहते हैं कि हम इस तरीके की कंट्री में रहें, इस तरीके की कंट्री के गोल हो। तो प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन में वो कुछ भी गोल्स नहीं थे, प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ भी नहीं था जिस कंट्री में वो रहना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने लड़ाइयां की थी। इसीलिए वो नई कॉन्स्टिट्यूशन को लिखवाना चाहते थे ताकि जो नेपाल है वो और प्रोग्रेसिव हो। ओके, और नई कॉन्स्टिट्यूशन में डेमोक्रेटिक जो थॉट्स हैं वो रखे जाएं, लोगों के एस्पिरेशंस का ध्यान रखा जाए, बेसिक नीड्स का ध्यान रखा जाए। तो इसी वजह से वो नई कॉन्स्टिट्यूशन को लिखवाना चाहते थे और नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया। 2007 में इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया और 2008 में फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करके उसके प्रोविजंस डेमोक्रेटिक करके और 2008 में नेपाल जो है वो एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री स्टैब्लिश हुई। As in the game of football, in which a change in the constitutive rule will change the game altogether। देखिए, अगर आप फुटबॉल के गेम में इसके कॉन्स्टिट्यूटिव रूल को चेंज कर दोगे, जो ऑलरेडी बने हुए हैं, प्रीवियस जो रूल्स बने हुए हैं उस रूल को चेंज कर दोगे तो सारा ही गेम चेंज हो जाएगा। तो इसी तरीके से नेपाल बाय मूविंग फ्रॉम अ मोनार्की टू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नीड्स टू चेंज ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स। अब इसी वजह से नेपाल को भी अपने जो रूल्स थे, जो कॉन्स्टिट्यूटिव नियम थे इनके या सेट ऑफ रूल्स थे, बेसिक लॉज थे, वो इनको अब चेंज करने पड़े ताकि एक नई सोसाइटी का निर्माण हो। और वो नई सोसाइटी क्या थी? मोनार्की टू डेमोक्रेटिक कंट्री। ओके, This is why the people of Nepal are in the process of writing a new constitution for the country. Although the process of writing has already been done, the constitution has already been adopted, where the provision shows that Nepal is a democratic country. और ये जो book है ये काफी पुरानी है, that is why the process of writing is written over here, but the process is done now. Okay. Next है, the second important purpose of a country is to define the nature of country's political system. जो सेकंड इंपॉर्टेंट पर्पस है कॉन्स्टिट्यूशन का वो ये है कि ये कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम को डिफाइन करता है। अब जैसे कि आपको पता है कि हम ऑलरेडी क्वेश्चन क्या कर रहे थे, व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, उसके आंसर में हमने पढ़ा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये कंट्री को बहुत सारे पर्पस सर्व करता है। तो सेकंड पर्पस ये है कि ये कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम को बताता है। तो कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता है, जैसे कि जो भी कंट्री है, क्या वो डिक्टेटरशिप है या मोनार्की है या फिर वो कंट्री में डेमोक्रेसी है, तो इस टाइप के पॉलिटिकल सिस्टम को कौन डिफाइन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है। जिस तरीके से हमने नेपाल का भी एग्जाम्पल पढ़ा कि उसका अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन क्या डिफाइन करता है कि जो पावर है वो किंग के हाथ में है एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हाथ में है जो कंट्री को रूल करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये डिफाइन करता है कि किस तरीके का पॉलिटिकल सिस्टम है, जो गवर्नमेंट है वो कैसे काम कर रही है, जो देश है वो कौन चला रहा है। ओके, और फिर ये भी बताता है कि कब पर्टिकुलर कंट्री में मोनार्की थी, कब डेमोक्रेसी सेटअप हुई। तो ये सब जो चीजें हैं वो पॉलिटिकल सिस्टम कहलाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इन कंट्रीज दैट हैव अडॉप्टेड अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पॉलिटी। अब इसी को नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करेंगे, एक बार नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
मैं लास्ट पेज से कंटिन्यू कर देती हूँ सेंटेंस को ताकि ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाए। इन कंट्रीज दैट हैव अडॉप्टेड अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पॉलिटी, अब जो कंट्रीज जिन्होंने डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया है या फिर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ पॉलिटी को अडॉप्ट किया है, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। किस तरीके से? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गाइडलाइंस को ले आउट करता है। गाइडलाइंस जैसे कि बेसिक लॉज हो गए, फंडामेंटल्स हो गए, बेसिक रूल्स हो गए, ओके, तो उसको ले आउट करता है। ले आउट करना मतलब उसका एक स्ट्रक्चर तैयार करता है और उसी गाइडलाइन के आधार पर सोसाइटी को गवर्न किया जाता है, या सोसाइटी के लिए जो भी डिसीजन लिया जाता है वो किसके आधार पर होता है? इन गाइडलाइंस के आधार पर होता है, या इनको मद्देनजर रख के चीजें तैयार की जाती हैं। इन रूल्स को तोड़ा नहीं जा सकता। इन अ डेमोक्रेसी वी चूज अवर लीडर्स सो दैट दे कैन एक्सरसाइज पावर रिस्पॉन्सिबली ऑन अवर बिहाफ। अब हम अगर डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करें तो हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स खुद चूज करते हैं, हमारे हाथ में पावर होती है, जैसे कि एमएलए हो गए, चीफ मिनिस्टर हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, ओके, और फिर ये हमारे बिहाफ पर रूल करते हैं और हमारे बिहाफ पर ये हम लोगों की एस्पिरेशंस का ध्यान रखते हैं, बेसिक नीड्स का ध्यान रखते हैं और फिर ये रूल करते हैं, ओके। However, there is always a possibility that these leaders might misuse the authority and constitution usually provides safeguards against this. लेकिन ऐसा भी हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि जिन लीडर्स को हम चूज करते हैं, पावर तो होती है उनके हाथ में, ओके, तो वो इस पावर का मिसयूज भी कर सकते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन यहां पर भी एक जो पर्पस है वो सर्व करता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इनकी पावर को मिसयूज नहीं होने दे सकता। क्यों? क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है अगेंस्ट दिस। क्योंकि देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस जो लेआउट होती है वो किस किस को फॉलो करनी पड़ती है? क्या सिर्फ वो आम जनता को ही फॉलो करनी पड़ती है? नहीं, वो लीडर्स को भी फॉलो करनी पड़ती है। तो उन नियम को, फंडामेंटल लॉज को, बेसिक लॉज को, सेट ऑफ रूल्स को, है ना, इन सब को फॉलो करना पड़ता है, आम जनता को भी और लीडर्स को भी। तो इसी वजह से वो अपनी पावर का मिसयूज नहीं कर सकते, और अगर वो मिसयूज करेंगे भी तो उन्हें उस मिसयूज लाइक जो भी पर्टिकुलर गवर्नमेंट जो है जो लीडिंग में होगी, अगर वो मिसयूज करेंगे तो उसे हटाया भी जा सकता है। This misuse of authority can result in gross injustice as demonstrated in the class situation below. यहाँ पर आप लोगों के सामने एक क्लासरूम का सिचुएशन दिखाया हुआ है कि अगर वो अपनी अथॉरिटी का मिसयूज करें तो इसका रिजल्ट होगा एक ग्रोस इनजस्टिस, मतलब लोगों के लिए अन्याय होगा। तो यहाँ पर उसी का एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक क्लासरूम सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर बताया है कि जो सुरेश है वो क्लास का मॉनिटर है, लेकिन वो मॉनिटर ऐसा है जो दूसरों को परेशान करता है। वो एक बुली पर्सन है। बुली पर्सन मतलब दूसरे की टांग खींचना, खींचतान करना, बस यही काम होता है जिसका। तो इसी वजह से क्लासरूम के जितने भी बच्चे हैं वो उसे पसंद नहीं करते, लेकिन वो क्लास का मॉनिटर है, उसके हाथ में पावर है। इसी वजह से जब भी टीचर कहीं जाती है तो उसको वो कहती है ना कि क्लास मेरे पीछे से संभाल लेना। ऐसा होता है ना, आपने यूजुअली देखा भी होगा, टीचर हमेशा आपकी क्लास में मॉनिटर को खड़ा करके चली जाती है और कहती है कि मेरे पीछे से आप क्लास को संभालना, और जो भी बोल रहा होगा, जो शोर मचा रहा होगा, उसका नाम बोर्ड पर लिख देना। ये तो है ना, ये तो आपको पता ही है। तो इसी वजह से जो मिसेज राव है, क्लास की टीचर है, वो अपनी क्लास को छोड़कर जाती है क्योंकि उसे कुछ काम आ गया, अर्जेंट वर्क आ गया। तो वो सुरेश को कहती है कि मेरे पीछे से आपको क्लास संभालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर सुरेश अपनी पावर का मिसयूज करता है और वो क्लास में बिना वजह एक लड़के अनिल को छेड़ता है और उसको पिक करता है बार 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 बार। ओके, तो यहाँ पर जो सुरेश है वो कहता है, अनिल टुडे आई एम गोइंग टू रिपोर्ट यू टू मिसेज राव, कि आज मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा। यहाँ पर अनिल इसी बात पर जवाब देता है कि पर मैंने किया क्या है, क्योंकि अनिल तो चुपचाप था। लेकिन यहाँ पर सुरेश जो है वो अपनी पावर का मिसयूज करता है। जब टीचर वापस आती है क्लास में तो वो कहता है कि मैम जब आप क्लास में नहीं थे, अनिल यहाँ पर जोर जोर से बात कर रहा था, सभी को डिस्टर्ब कर रहा था क्लास में, और वो मेरी तो बिल्कुल भी नहीं सुन रहा था। तो यहाँ पर जो टीचर हैं उन्होंने किसकी बात मानी? सुरेश की, अनिल की बात नहीं मानी। क्यों? क्योंकि सुरेश के पास पावर है और यहाँ पर पावर का मिसयूज किया है सुरेश ने। तो यहाँ पर जो टीचर है वो अनिल को डांटती है और कहती है, यू विल हैव टू स्टे बैक आफ्टर स्कूल, कि तुम्हें स्कूल के बाद आज रुकना पड़ेगा, एंड राइट, और उनको कुछ लिखना पड़ेगा, आई विल नॉट डिसोबे द क्लास मॉनिटर। और उन्होंने, टीचर ने कहा कि तुमको ये लिखना पड़ेगा 100 टाइम्स दैट आई विल नॉट डिसोबे द क्लास मॉनिटर, कि मैं क्लास के मॉनिटर को कभी भी डिसोबे नहीं करूंगा। दैट मीन्स मैं क्लास के मॉनिटर की हमेशा सुनूंगा। बट मैम आई डिडंट डू एनीथिंग, लेकिन यहाँ पर अनिल कहता है कि मैंने तो कुछ नहीं किया।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरीके से सुरेश ने अपनी पावर का मिसयूज किया, उसी तरीके से जो ये लीडर हैं वो भी अपनी पावर का मिसयूज कर सकते हैं, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें सेफगार्ड प्रोवाइड करता है और उन सेफगार्ड की वजह से ये अपनी पावर का मिसयूज नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो इनको हटाया जा सकता है। तो इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत बहुत होती है। तो आप यहाँ पर ये लगाकर चल सकते हैं, जो ये सुरेश है वो एक लीडर है और जो यहाँ पर क्लासरूम के बच्चे हैं वो आम जनता है, जिन्होंने किसको चुना, एक लीडर को चुना है, लेकिन जो लीडर है वो अपनी पावर का मिसयूज कर रहा है। ठीक है, तो अगर अपनी पावर का कोई भी लीडर मिसयूज करेगा तो उसके जो परिणाम होंगे वो ग्रोस होंगे और इनजस्टिस होगा लोगों के साथ। तो इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन का होना बहुत जरूरी है। तो डेमोक्रेटिक सोसाइटी में जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये ऐसे रूल्स को लेआउट करता है, ऐसे रूल्स को स्ट्रक्चर करता है कि जो एक सेफगार्ड की तरह काम करते हैं। और किस चीज के सेफगार्ड के लिए, कि जो ये अथॉरिटी होती है जिनके हाथ में, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ये अपनी पावर का मिसयूज नहीं कर सकते। और आप इस चैप्टर में जो है वो फंडामेंटल राइट्स भी पढ़ेंगे। ओके, आपने जैसे याद हो तो वाल्मीकि के बारे में पढ़ा था, ओम प्रकाश वाल्मीकि, जो एक दलित राइटर थे, जिनसे स्कूल साफ करवाया जाता था, जिनके साथ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था, इनको क्लास में बिठाया नहीं जाता था, इनको बाहर क्लास में बिठाया जाता था, और सब लोग अगर दरी पर बैठते थे तो ये फर्श पर बैठते थे सीधा। तो मतलब इनके साथ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था क्योंकि वो एक दलित थे। तो यहाँ पर ये बताया है कि जो इक्वालिटी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो एक मेन या एक इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है कि किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सभी को राइट टू इक्वालिटी मिलेगा, सभी का अधिकार है समानता का, और सब इक्वल हैं बिफोर द लॉज, और किसी भी सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा उसके रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर या फिर प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर। द राइट टू इक्वालिटी इज वन ऑफ द बेस्ट फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें से जो एक इंपॉर्टेंट जो राइट है वो है राइट टू इक्वालिटी, कि सभी को समान रूप से देखा जाएगा, कहीं पर किसी के साथ भी कोई जाति, धर्म के आधार पर, जेंडर के आधार पर, या जहां पर उसका जन्म हुआ है उसके आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। तो यहाँ पर हम जो ये अपना टॉपिक है खत्म करते हैं। कल हम नए टॉपिक पर इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन नया इंपॉर्टेंट पर्पस लेकर आएंगे जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन का मेन रोल होगा। ओके, तो यहाँ पर आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। अगर आप चाहते हो मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़